हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे 11वीं कक्षा के जीव विज्ञान का 5वां अध्याय जो कि है पुष्पी पादपों की आकारिकी। ठीक है, यानी कि चैप्टर का नाम क्या हुआ? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, हमने इसका 8 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। आज है हमारा इसका 9th पार्ट यानी कि भाग 9। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है प्रस्तुति, यानी कि आज का जो हमारा लेक्चर चलेगा, ठीक है, उस लेक्चर में हम कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पुष्प, ठीक है, उसका परिचय देखेंगे। फिर पुष्प एवं प्ररोह का संबंध के बारे में जानेंगे। उसके बाद पुष्पासन यानी थैलेमस, रिसेप्टेकल जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे। फिर पुष्प के 4 प्रमुख चक्र जो होते हैं वो देखेंगे। फिर सहायक एवं लैंगिक अंग के पर चर्चा करेंगे और अंत में हम परिदल पुंज एवं पुष्प की लैंगिक प्रकृति के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली एनसीईआरटी फॉलो किया गया है। ठीक है, जैसे जैसे एनसीईआरटी में दिया गया है, जैसे जैसे टॉपिक्स कवर हुए हैं एनसीईआरटी में, ठीक उसी प्रकार सारे वीडियोस में उसी तरह से टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो एक एक करके सारे टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला आता है पुष्प परिचय, पुष्प का परिचय। तो हम जानेंगे पुष्प का आखिर महत्व क्या होता है। एंजियोस्पर्म में पुष्प एक अत्यंत महत्वपूर्ण संरचना है। यह पौधे का ध्यान आकर्षित करने वाला भाग है। पुष्प लैंगिक जनन से संबंधित होता है। बीज एवं फल निर्माण की आधारशिला है। ठीक है, ये सारे पुष्प के महत्व हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। देखिए, पुष्प जो होता है ना, फूल जिसे हम बोलते हैं, वो एंजियोस्पर्म पौधों का सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण भाग होता है। जब हम किसी पेड़ या पौधों पर खूबसूरत फूल खिलते देखते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र उसी पर जाती है। परंतु देखिए, फूल केवल सुंदरता के लिए नहीं होते हैं, उनका प्रमुख कार्य पौधे में लैंगिक जनन को पूरा करना होता है। ओके, यहीं पर परागन और निषेचन भी होता है, जिसके बाद क्या होता है, फल और बीज बनते हैं। एक एक करके आप आगे चैप्टर्स में पढ़िएगा। ठीक है, जैसे कि किसी परिवार में नए सदस्यों के आगमन के लिए एक विशेष प्रक्रिया होती है, उसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि पौधों में नई पीढ़ी का आरंभ फूल के माध्यम से ही होता है। ठीक है, इसीलिए फूल पौधे के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके, आगे आते हैं। पुष्प की प्रकृति। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है। यह समान प्ररोह से संरचनात्मक रूप से भिन्न होता है। इसका मुख्य कार्य जनन है। ठीक है, इसमें विशेष पुष्पीय उपांग पाए जाते हैं। ठीक है, आप समझिए यहाँ पर क्या है, ये पुष्प की प्रकृति के बारे में बताया जा रहा है कि पुष्प वास्तव में एक बदला हुआ, ठीक है, बदला हुआ यानी रूपांतरित प्ररोह है। ठीक है, यानी कि जो भाग समान अवस्था में पत्तियां और शाखाएं बनाता है वही आगे चलकर बदलकर क्या करता है, फूल का रूप ले लेता है। यह जो परिवर्तन है पौधे में प्रजनन कार्य को पूरा करने के लिए होता है। फूल के अंदर कई विशेष उपांग होते हैं। ठीक है, जैसे कि शेपल हो गया, पंखुड़ियां, पुंकेसर, अंडा, ठीक है, जो कि विशेष रूप से क्या करता है, जनन कार्य को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप सोचिए एक साधारण सा कमरा है। ठीक है, एक साधारण कमरा को सजावट करके शादी का मंडप बना दिया जाए। ठीक है, फिर वही कमरा होता है। ठीक है, कमरा तो आखिर वही है, लेकिन उसका उपयोग और उद्देश्य जो होता है वो बदल जाता है। तो ठीक उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि प्ररोह भी अपने उद्देश्य के आधार पर फूल बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब आता है पुष्प एवं प्ररोह का संबंध क्या है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प प्ररोह शीर्ष से विकसित होता है, इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था पिछले वीडियो में भी। ठीक है, प्ररोह शीर्ष पुष्पी शीर्ष में बदल जाता है, समान वृद्धि रुक जाती है और पुष्पी संरचनाओं का निर्माण होता है। यहाँ पर आप समझिए, जब हम पुष्प एवं प्ररोह का संबंध का बात कर रहे हैं, एक तरह से पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। ठीक है, पुष्प का विकास प्ररोह शीर्ष से होता है, यानी कि सामान्यतः प्ररोह का शीर्ष पत्तियां बनाता है। ठीक है, लेकिन एक समय के बाद क्या होता है, यह अपनी सामान्य वृद्धि रोककर पुष्पीय शीर्ष में बदल जाता है। इस चरण के बाद क्या होता है, यह केवल फूल के अलग अलग भाग बनाने लगता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक मशीन है जो कि पहले पत्तियां बना रही थी। ठीक है, बहुत सारी पत्तियां बना रही हैं, अचानक क्या हुआ, अपना काम बदलकर केवल फूलों के भाग बनाना शुरू कर दे। काम भी वही मशीन करती है। ठीक है, लेकिन उसका आउटपुट जो है वो बदल जा रहा है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि फूल जो है ना वो एक रूपांतरित प्ररोह है। ठीक है, आगे आते हैं पुष्प का जननात्मक कार्य क्या है। पुष्प लैंगिक जनन के लिए विशिष्ट होता है। इसमें नर एवं मादा अंग पाए जाते हैं। यहीं पर परागण एवं निषेचन होता है
और आगे चलकर फल व बीज बनते हैं। देखिए, जब हम पुष्प का जननात्मक कार्य की बात करें तो पुष्प का मुख्य उद्देश्य पौधों में लैंगिक जनन को पूरा करना है। फूल में नर अंग यानी कि पुंकेसर, मादा अंग जायांग दोनों पाए जाते हैं, ठीक है, जिनके माध्यम से क्या होता है कि परागकण और अंडाणु बनते हैं। इन्हीं के मिलने पर निषेचन होता है और आगे चलकर फूल, फल और बीज में बदलता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि इंसानों या जीवों में नई पीढ़ी एक प्रक्रिया के तहत आती है, ठीक है, उसी प्रकार पौधों में यह कार्य फूल की मदद से होता है। इसलिए पौधे की जनन इकाई कहलाता है। फूल जो है ना, वो पौधे की जनन इकाई कहलाता है। चलिए, अब आते हैं पुष्पाशन यानी थैलेमस रिसेप्टेकल के बारे में। पुष्पाशन की परिभाषा क्या है? पुष्प का फूला हुआ सिरा पुष्पाशन कहलाता है। इसे पुष्पांत भी कहा जाता है। सभी पुष्पीय अंग इसी पर स्थित होते हैं और यह पुष्प का आधार बनाता है, ठीक है, आधार बनाता है। जब हम पुष्पाशन की बात करें, थैलेमस की बात करें, यानी कि पुष्पाशन वह भाग होता है जो प्ररूह के शीर्ष पर थोड़ा उभरा हुआ, ठीक है, उभरा यानी कि फूला हुआ दिखाई देता है। इसे ही हम पुष्प का आधार यानी कि फाउंडेशन कह सकते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं फूल के सभी अंग, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, सभी अंग जो है, सेपल हो गया, पंखुड़ी हो गया, पुंकेसर हो गया, ठीक है, जायांग हो गया, ये सभी इसी पर व्यवस्थित होते हैं। जैसे हम घर बनाने के लिए सबसे पहले मजबूत नींव बनाते हैं, उसी तरह पुष्पाशन फूल की संरचना को थामने का काम करता है। इसी वजह से इसे पुष्पांत यानी रिसेप्टेकल भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं थैलेमस लिखा हुआ है यहाँ पर। थैलेमस के ऊपर ही देखिए सारे जो भी हैं पुष्प के जो अंग हैं, ठीक है, सेपल्स हो गया, स्टैमेन हो गया, पेटल्स हो गया, कार्पेल हो गया, ये सारे थैलेमस पर अटैच्ड हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से पुष्प का आधार माना जाता है थैलेमस को, पुष्पाशन को। पुष्प का आसन होता है, ये आसन यानी कि जहाँ पर कोई बैठता है, ठीक है, जहाँ पर अपनी वो जगह ग्रहण करता है, तो ये पुष्प का आसन। फूल किस पे आखिर आसन लिए हुए है? तो थैलेमस पर, तो इसलिए इसे पुष्पासन बोला गया है। चलिए, पुष्पासन का महत्व क्या है? पुष्पीय उपांगों को सहारा देता है, पुष्प की संपूर्ण रचना को व्यवस्थित करता है, विभिन्न अंगों को जोड़कर रखता है और पुष्प की आकृति निर्धारित करता है। अब यहाँ पर समझिए ये जो पुष्पासन है उसका आखिर महत्व क्या है। यहाँ पर लिखा भी है, देखिए, पुष्पासन फूल के सभी हिस्सों को सहारा देता है, ठीक है, और उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित रखता है। यह देखिए न केवल फूल के सभी अंगों को जोड़कर रखता है, बल्कि क्या करता है ना कि फूल की आकृति और संरचना भी इसी आधार पर निर्धारित होती है। आप उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, समझिए सूरजमुखी, ठीक है, सनफ्लावर जो होता है उसका केंद्र बड़ा और चौड़ा पुष्पासन होता है, ठीक है, जिस पर दर्जनों छोटे छोटे फूल लगे होते हैं। इससे यही पता चलता है कि पुष्पासन का आकार और संरचना पूरे पुष्प के रूप को प्रभावित करती है। ओके, चलिए आगे आते हैं। अब आता है पुष्प के 4 प्रमुख चक्र। यहाँ पर देखिए 4 पुष्पीय चक्र है, कैलिक्स, कोरोला, पुमंग, जायांग। ये सभी पुष्पासन पर क्रमबद्ध रूप में लगे रहते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं, कैलिक्स है, सेपल्स, कोरोला, पेटल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, ठीक है, उस वही चीज़ है, कैलिक्स, कोरोला, पुमंग और जायांग, ठीक है। एक एक करके सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर आप समझ सकते हैं जो ये 4 पुष्पीय चक्र है, हर फूल में 4 मुख्य चक्र होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, पुमंग और जायांग, ठीक है। ये चक्र पुष्पासन पर बाहरी से आंतरिक क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। पहले चक्र में क्या होता है, हरे रंग के शेपल होते हैं, पिक्चर में भी ग्रीन से दिखाया गया है, ठीक है। फिर क्या होता है, दूसरे चक्र में रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ होती हैं। तीसरे में क्या होता है, नर प्रजनन अंग यानी कि पुंकेसर, और चौथे में मादा प्रजनन अंग यानी कि जायांग होता है। ये चारों मिलकर क्या करता है, एक संपूर्ण और कार्यात्मक फूल का निर्माण करते हैं। और इसे हम समझ सकते हैं कि किसी आयोजन की 4 मुख्य व्यवस्थाओं की तरह भी समझ सकते हैं, जैसे कि सजावट हो गया, आकर्षण हो गया, आयोजन हो गया, ठीक है। ये सभी की मुख्य प्रक्रिया और उसके परिणाम का आधार है, ठीक है। चलिए अब आते हैं चक्रों की सामान्य विशेषताएं क्या है। प्रत्येक चक्र का अपना विशेष कार्य होता है, ठीक है, लेकिन सामान्य विशेषताएं क्या है ये हम जानेंगे। चक्र बाह्य से आंतरिक क्रम में होते हैं और मिलकर पूर्ण पुष्प का निर्माण करते हैं और संरचना को संतुलन प्रदान करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप समझिए
जब ये जो प्रत्येक चक्र होता है ना, उसका एक अपना विशिष्ट कार्य होता है। बाहरी चक्र फूल की रक्षा करते हैं, बीच वाले चक्र परागण को आकर्षित करते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं, और आंतरिक चक्र जनन प्रक्रिया को पूरा करते हैं, यानी कि एंड्रोशियम गाइनोशियम। जिससे कि देखिए ये जो क्रम है एकदम व्यवस्थित रहता है, जिससे कि क्या होता है ना कि पूरा फूल जो है वो संतुलित और सुंदर दिखाई देता है। यदि इन चक्रों को सही व्यवस्था ना हो, ठीक है, तो फूल अपना कार्य भी ठीक से नहीं कर पाएगा। जैसे कि किसी टीम में हर सदस्य का अपना रोल होता है, वैसे ही फूल के इन चक्रों का भी अलग अलग लेकिन महत्वपूर्ण योगदान होता है। चलिए आगे देखते हैं सहायक एवं लैंगिक अंग की बात करें तो सबसे पहले सहायक अंग क्या आता है। कैलिक्स तथा कोरोला सहायक अंग कहलाते हैं, ठीक है। ये जनन में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेते हैं, पुष्प की रक्षा करते हैं, परागण में अप्रत्यक्ष सहायता करते हैं। यहाँ पर समझिए सहायक अंग कैलिक्स और कोरोला। देखिए कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं ना, उसको सहायक अंग कहा जाता है क्योंकि ये सीधे सीधे जनन क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। इनका मुख्य काम क्या है? मुख्य काम है फूल की रक्षा करना और परागण करने वाले जीवों को आकर्षित करना होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं हरे रंग के सीपल कली को बंद करके उसकी रक्षा करते हैं, जबकि चमकीली पंखुड़ियाँ जो होती हैं वो मक्खियों, तितलियों, ठीक है, मधुमक्खियों, इन सभी को आकर्षित करती है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी कार्यक्रम में सुरक्षा और सजावट टीमें होती हैं जो मुख्य कार्य नहीं करती हैं परंतु कार्यक्रम को सही रूप से चलाने में मदद करती हैं। पिक्चर में आप देख सकते हैं कैलिक्स और कोरोला दिया भी है, ठीक है, सेपल पेटल्स से बोलते हैं। ओके चलिए आगे आते हैं लैंगिक अंग। पुमंग तथा जायांग जो है वो लैंगिक अंग है। ये जनन क्रिया में प्रत्यक्ष भाग लेते हैं। गैमेट का निर्माण इन्हीं में होता है और निषेचन की प्रक्रिया यही होती है। अब यहाँ पर समझिए जब हम लैंगिक अंग की बात करें तो फूल के पुमंग और जायांग वास्तविक लैंगिक अंग है, ठीक है। पुमंग परागकण जो होता है वो बनाता है और जायांग में अंडाणु निर्मित होते हैं, ठीक है। इन्हीं दोनों के मिलने से निषेचन भी होता है और इसी के बाद क्या होता है, बीज और फल बनते हैं। इसीलिए इन्हें फूल का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। जैसे कि किसी परिवार की नई शुरुआत माता पिता से होती है, वैसे ही पौधों की नई पीढ़ी भी इन्हीं लैंगिक अंगों से आरंभ होती है। ओके चलिए आगे आते हैं परिदल, पुंज एवं पुष्प की लैंगिक प्रकृति। पहला है परिदल पुंज यानी कि पेरियंथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ पुष्पों में कैलिक्स व कोरोला में भेद नहीं होता है। ऐसे पुष्पों में परिदल पुंज पाया जाता है। परिदल पुंज रंगीन हो सकता है। उदाहरण में आप ले सकते हैं प्याज। यहाँ पे समझिए पेरियंथ आखिर होता क्या है। कुछ फूलों में आप समझ सकते हैं कि सेपल और पंखुड़ियों में कोई स्पष्ट अंतर नहीं होता है, वे आकार और रंग में क्या होता है लगभग समान दिखते हैं। ऐसे में फूलों में दोनों को मिलाकर परिदल पुंज यानी पेरियंथ कहा जाता है। इसका रंग हरा भी हो सकता है और चमकीला भी हो सकता है, ठीक है, यानी रंग बिरंगा भी हो सकता है। जैसे कि प्याज के फूल में आप पत्तियों की तरह दिखने वाले भाग देखते हैं, वे वास्तव में परिदल पुंज होते हैं। ओके यह एक मिश्रित संरचना है जो कि फूल की सुरक्षा और आकर्षण दोनों कार्यों को निभाती है। आप जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर पिक्चर में दिया हुआ है पेटल सेपल। पहला वाला पिक्चर आप देख सकते हैं, पेटल सेपल मिलकर क्या बना रहा है, पेरियंथ बना रहा है, ठीक है। फिर आप इस व्यू से भी आप देख सकते हैं सेकंड वाला पिक्चर में भी पेटल और सेपल मिलकर क्या बना रहा है, पेरियंथ बना रहा है, ठीक है। यानी जिसमें एग्जैक्ट मतलब कि समझ नहीं आए कि कौन सा पेटल है कौन सा सेपल है, उसमें क्या होता है ना कि दो स्ट्रक्चर मिलकर एक नया स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, उसे हम पेरियंथ बोलते हैं, ठीक है, परिदल पुंज बोलते हैं। ओके चलिए आगे आते हैं पुष्प की लैंगिक प्रकृति। जिन पुष्पों में पुंकेसर व जायांग दोनों ही द्विलिंगी कहलाते हैं, इन्हें उभयलिंगी पुष्प भी कहते हैं। जिनमें केवल एक लैंगिक अंग वो एक लिंगी। यह वर्गीकरण लैंगिक संरचना पर आधारित है। आप समझिए जब हम पुष्प की लैंगिक प्रकृति की बात कर रहे हैं तो फूलों को उनकी लैंगिक संरचना के आधार पर दो प्रकारों में बांटा जाता है। यदि किसी फूल में पुंकेसर और जायांग दोनों मौजूद हों तो वह द्विलिंगी यानी कि उभयलिंगी कहलाते हैं, जैसे कि हो गया गुलाब। ओके गुलाब। लेकिन यदि फूल में केवल पुंकेसर या केवल जायांग ही हो तो उसे हम एक लिंगी कहा जाता है, ठीक है। यह वर्गीकरण समझने में हमें
जो ये हम वर्गीकरण समझते हैं, ठीक है, कि 2 प्रकारों में बांटा गया है, उससे क्या होता है हमें पता चलता है कि कौन सा पौधा एक ही फूल में दोनों लैंगिक भाग रखता है और किसमें अलग अलग फूल बनते हैं। ओके, तो यहाँ पे यही है। ओके, आगे देखते हैं। अब आता है संक्षेपण कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा पुष्प, उसका परिचय देखा, फिर हमने पुष्प एवं प्ररोह का संबंध देखा, फिर हमने पुष्पासन यानी थैलेमस और रिसेप्टेकल के बारे में जाना, फिर हमने पुष्प के 4 प्रमुख अंग देखे, प्रमुख चक्र देखे। ओके, फिर उसके बाद हमने सहायक एवं लैंगिक अंग के बारे में बात की, ठीक है, जिसमें कि सहायक में आ जाता है कैलिक्स और कोरोला, और फिर लैंगिक अंग में आ जाता है पुमंग और जायांग यानी एंड्रोशियम गाइनोशियम। फिर हमने बात की परिदल पुंज पेरियंथ की एवं पुष्प की लैंगिक प्रकृति की, ठीक है। परिदल पुंज यानी पेटल सेपल मिलकर जो एक नया स्ट्रक्चर बनाता है उसे हम पेरियंथ बोलते हैं, परिदल पुंज बोलते हैं। ओके, ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।